अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर के केस में हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन जो होती है इंसुलेटर की, तो उसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली कि वो करंट को फ्लो को रेजिस्ट करता है और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। इसको हमने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ डाइलेक्ट्रिक्स की, तो इसकी भी ये सेम प्रॉपर्टी होती है कि ये भी फ्लो को रेजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को, और दूसरा इसका भी लार्ज एनर्जी बैंड गैप होता है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में अगर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर ये क्यों डिफरेंट है? इसी के ऊपर आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक वर्सेस इंसुलेटर्स की और देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सबसेट। अगर ये जो ब्लू सर्किल है जो आपके सामने है, अगर मैं कहूँ कि ये इंसुलेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो येलो सर्किल है, ये रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक्स को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर जो है यानी कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे जो कह सकते हैं कि सबसेट कौन है? तो मेजॉरिटी आपकी इंसुलेटर्स की है और इंसुलेटर कुछ स्पेशल टाइप के जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। यहाँ से मैं इसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं इंसुलेटर्स होंगे, लेकिन सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिमिलैरिटीज़ हैं, तो सबसेट कौन किसका है? तो इसके ऊपर एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आते हैं काफ़ी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी जेईई हो गया या यूपीपीसीएल हो गया। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर द सबसेट ऑफ इंसुलेटर और इंसुलेटर्स आर द सबसेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो याद रखना ये डायग्राम आपके लिए हेल्प करेगा कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं इंसुलेटर्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, यानी कि जिसकी वजह से जिसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में, पोलराइजेशन। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एटम है जहाँ पे ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ब्लू पोर्शन है जिस पे पॉजिटिव लिखा हुआ है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस सेम एटम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद ये जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं, इस जिस भी मटेरियल की एटम्स होंगे उन्हें हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए इंसुलेटर के एटम की, तो इंसुलेटर के एटम जो होंगे उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस के आसपास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे अगर मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी डाइलेक्ट्रिक के न्यूक्लियस के अक्रॉस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरीके की शिफ्टिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है नेगेटिव क्लाउड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन की तरफ उसके जैसे जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसके अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ये जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा पॉजिटिव को। इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो एंड पॉइंट पे यानी कि जहाँ एरो दिख रहा है इस एरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग है इस शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन और ये होती है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के जो मेटल होते हैं उनके अंदर ये शिफ्टिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो आइए समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके एटम जो होते हैं वो सेंटर पे ही उनका जो एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, पोलराइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, चार्ज स्टोरेज, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा एक मटेरियल लेता हूँ, इसके अंदर इस तरीके से एटम अरेंज हैं, ठीक है। अब इस मटेरियल के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ और इसके एटम इसी पोजीशन में अरेंज रहते हैं, तो इनको मैंने नाम दिया था इंसुलेटर्स, पीछे हमने देखा था। वहीं पे अगर मैं सेम इसी तरीके के मटेरियल और लेता हूँ, उसमें सेम एटम को यानी कि ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में, इसी अरेंजमेंट पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करता हूँ और अगर इनके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके के मेटल को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं दीज आर द नेगेटिव चार्ज, यानी कि देखो क्या हुआ है कि एटम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी तो ये जो एटम्स थे इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंसुलेटर्स में तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में क्या हुआ, इस तरीके से वो सेपरेट हो गए या कह सकते हैं पोलराइज हो गए। तो जो डाइलेक्ट्रिक के एटम्स होते हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज होने की वजह से
पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये सारे नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपके एक एंड पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से फीचर आता है कि डाइलेक्ट्रिक के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है अपने पास। जबकि इंसुलेटर जो होते हैं देखो उनमें किसी भी तरीके का ना यहाँ पे है ना यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको चार्ज सेपरेशन नहीं दिखेगा। जबकि डाइलेक्ट्रिक के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं पोलराइजेशन की फॉर्म में। यानी कि जो पीछे हमने पोलराइजेशन देखा था वो डाइलेक्ट्रिक को ये कैपेबिलिटी देता है कि जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो चार्ज को अपने पास रीअरेंज करके चार्ज स्टोरेज की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। ठीक है, तो हम यहां से सीख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है उन्होंने चार्ज को स्टोर कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बोर का एटम ले लेता हूँ, बोर स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एसपीडीएफ एक स्ट्रक्चर होता है, एक बोर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के अराउंड अगर मैं क्या करता हूँ, प्लेट्स लगा देता हूँ जिसमें एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई होगी इसके अंदर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसका क्या काम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स महसूस होगी इस चार्ज, ये जो तुमने प्लेट्स लगाई हैं इनके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कारण, और ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसकी तरफ फॉरवर्ड की तरफ एक फोर्स महसूस करेगा ये। ठीक है, नाउ अब देखो दो फोर्स वर्क कर रही हैं। एक है ये वाली फोर्स, यानी कि ये जो तुमने प्लेट लगाई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस पे फोर्स लग रही है इस एटम पे, ये इसका काम क्या होगा, इसका काम है एटम को तोड़ना। ये पूरा काम कर रही है एटम को तोड़ने का काम कर रही है। जबकि जो दूसरी फोर्स है, यानी कि इनके बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका काम है इस न्यूक्लियस एटम को अपनी पोजीशन में बनाए रखना, ये सेम इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराते रहना। तो अब होता क्या है कि ये एक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और दूसरी फोर्स है इन प्लेट्स की वजह से। तो इसमें से जब क्या होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि ये जो फोर्स है कि फोर्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट, यानी कि जो प्लेट्स हमने अप्लाई करी इनकी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती फोर्स ऑफ न्यूक्लियस से। तो ऐसे केस में क्या होगा, एटम टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर की तरफ मूव कर जाएंगे और ये जो न्यूक्लियस है ये राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ब्रेक डाउन होना है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है यहाँ पे हम कहेंगे कि एटम हमारा ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ की। तो देखो आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो कि जो ब्रेक डाउन है, यानी कि जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है इस एटम का वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, कितनी टेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है एटम के ऊपर, और यही मेन कॉज है ब्रेक डाउन का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक एटम को लेके, तो हम यहाँ से ये चीज़ सीख सकते हैं कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है। ये समझ में आ गया होगा कि जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उनके बीच की लगने वाली फोर्स टूट जाती है एज कम्पेयर टू द फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस वो फील्ड की वजह से लगने वाला टेंशन या लगने वाला फोर्स हुआ जो कि हमने अप्लाई करी हुई है। तो यही एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से एक जो इंसुलेटर कह लो या डाइलेक्ट्रिक कह लो, उसके एटम जो ब्रेक डाउन होते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब चलते हैं पिक्चर में। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक तरफ है इंसुलेटर्स, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ई फील्ड अप्लाई करी हुई। अब देखो जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी तो देखो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी डाइलेक्ट्रिक्स पे, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसका जो एटम स्ट्रक्चर था, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास है। तो अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इंसुलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो ई नेट है, यानी कि ई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जो इंसुलेटर के एटम पे लग रही है, वो है ई के बराबर। ठीक है, ई। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, यानी कि ये जो पोलराइजेशन हुआ है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ईपी। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि जो डायपोल्स आए हैं इसके अंदर जो पोलराइजेशन हुआ है इसकी वजह से देखो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है पोलराइजेशन की वजह से और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस वन इज द ईपी। नाउ अब जो अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइलेक्ट्रिक्स पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, ई माइनस ईपी, यानी कि ई वो फील्ड जो हमने अप्लाई करी थी और ईपी क्या हुआ, पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अब ई नेट कह लो या फिर हम इसे कह सकते हैं ई इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई माइनस ईपी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो अब यानी कि अगर हम सेम कंडीशंस में इंसुलेटर को रखते हैं, सेम दो प्लेट्स के बीच में, जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर मैं सेम दो प्लेट के बीच में इंसुलेटर रखता हूं और एक बार क्या रखता हूं, डाइलेक्ट्रिक रखता हूं, तो इंसुलेटर जो होंगे उनके ऊपर लगने वाली फील्ड बहुत हैवी है, ई बहुत ज्यादा हाई है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे उनके अंदर पोलराइजेशन कारण क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई माइनस ईपी हो जाएगी, यानी कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कम होगी। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि ई इफेक्टिव इन केस ऑफ इंसुलेटर्स ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ई इफेक्टिव इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक ले लेते हो तो उस केस में लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कम होगी एज कंपेयर टू अगर मैं इंसुलेटर ले लेता हूं। तो देखो यही एक मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आपका ब्रेक डाउन होता है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ब्रेक डाउन होने के चांसेस, उतनी जल्दी ब्रेक डाउन होने के चांसेस होंगे। तो हम यहाँ से एक जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होंगे ये क्विकली ब्रेक डाउन कर जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, इनकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्टिव फील्ड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंसुलेटर केस में, क्योंकि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर केस में ज्यादा है, इसीलिए ये क्या करेंगे, ये क्विकली ब्रेक डाउन कर जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, तो इनके अंदर एक डिले ब्रेक डाउन होगा, यानी कि ब्रेक डाउन में क्या होगा, थोड़ी देर बाद ब्रेक डाउन होगा, या कह सकते हैं इनकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स को, तो इंसुलेटर्स जो है वो वीक होते हैं थोड़े से एज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन और ड्रा कर सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं एज कंपेयर टू, अगर कंपैरिजन हम इसका करते हैं कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इन कंपैरिजन विथ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक के साथ इनका कंपैरिजन करता हूं तो इंसुलेटर जो होंगे वो वीक होंगे, जबकि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, दीज आर स्ट्रांग इन नेचर। ठीक है, तो ये स्ट्रांग होंगे और ये वीक होंगे। रीजन क्या है, रीजन क्या हुआ कि देखो पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से जो नेट इफेक्टिव फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव जो अप्लाई हो रही थी वो रिड्यूस हो गई है। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। तो अगर मान के चलते हैं ये हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंसुलेटर पर अप्लाई करी तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, जबकि डाइलेक्ट्रिक्स अपने पोलराइजेशन कारण, नेट इफेक्टिव फील्ड रिड्यूस करने के कारण बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। तो आपको बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे, पर जो बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेन डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से डिफरेंट है, तो उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। तो सबसे पहला अंतर जो हमने सीखा, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक तरफ मैं लिख देता हूं इंसुलेटर्स की और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने डिफरेंस सीखा कि इनके अंदर क्या होता है, इंसुलेटर्स की अगर बात कर ले तो इनके अंदर नो पोलराइजेशन, कोई भी तरीके का पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि इनके अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन हो रहा होता है। दूसरा डिफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं होता इसीलिए किसी भी तरीके का चार्ज, नो चार्ज स्टोरेज, नो चार्ज स्टोरेज। ठीक है, जबकि क्योंकि इनके अंदर पोलराइजेशन होता है, ये 1 पॉइंट ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पोलराइजेशन होता है इसीलिए इनके अंदर चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी। देखो याद रखना, करंट देखो दोनों में फ्लो नहीं कर रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छा लास्ट में बताता हूं, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, कोई पोलराइजेशन नहीं होता, तो इसके अंदर ई इफेक्टिव जो होता है वो लार्ज होता है, इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है काफी लार्ज होती है, इसीलिए क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है वो लो होती है। ठीक है, जबकि जो इनकी क्या होता है, इसके अंदर बात करें तो इसमें जो इफेक्टिव, जो ई इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होती है, वो लो होती है, इसीलिए इसकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो काफी हाई होती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। यानी कि सेम पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखना, यहां पे हम लिख सकते हैं सेम पोटेंशियल पे सेम वोल्टेज। ठीक है, यहां पे भी लिख लो सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज, यानी कि सेम वोल्टेज अगर अप्लाई करोगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो ऐसे में इंसुलेटर ब्रेकडाउन कर जाएगा, जबकि क्या होगा तुम्हारे, क्योंकि इसकी इफेक्टिव कम है इसीलिए ये ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। इसीलिए आपको याद होगा डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैपेसिटर के अंदर, जबकि इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट चल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देख सकते हो एयर क्या है, एयर एक इंसुलेटर है, लेकिन एयर को जो एयर कोर कैपेसिटर्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इसीलिए कम होती है,
तो एयर जब भी यूज होगा तो एयर हम कह सकते हैं इंसुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा एयर कोर कैपेसिटर जो होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी वीक होती है, ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर के अंदर, इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। चौथा है सिमिलैरिटी का, दोनों चीज याद रखना, ना तो ये यानी कि नो करंट फ्लो, इसके अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं होती है और इसके अंदर भी किसी भी तरीके की करंट नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी तरीके की करंट दोनों में ही फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगर आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको इसको समझाने की सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 डिफरेंसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।